अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फिर मेजर ज़ुबैर खलील साहब हमारे साथ होंगे जर्मनी से। उनसे पूछेंगे क्या नई चीज़ें सामने आ रही जंग के हवाले से, चलेंगे उनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम सलाम मारिक साहब। पिछले कल या आज सुबह तक कुछ चीजें और सामने आई हैं, तो जी मेरे पास चंद पॉइंट्स हैं। जी। किस तरीके से इसको देखा जाए? क्या मैं पहले कोई पॉइंट पढ़ दूं या हर ए, पॉइंट के बाद आप कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा हाल एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं, बेहतर ये है। चले, पहला पॉइंट जो मेरे जहन में है वो खबरें तो आप सुन ही रहे हैं, तो आपके नाजरीन भी सुनते होंगे। जो कल यूरोपियन यूनियन के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जी इसमें जो एक चीज सोचने वाली या नाजरीन के गौर करने वाली है, ये 1919 यानी तकरीबन 100 साल के बाद हम्म। कुछ ऐसी चीज सामने आई है कि जिसमें कुछ ऐसे ख्यालात का इजहार किया गया है जो कि यूरोप को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी या हैसियत देने के बारे में है। जी इसको किसी वक्त ना फ्रांस की फैंटाजी या नजरिया या ख्याली पुलाव या जो भी कह ले आप, उसको कहा जाता था जी। कि क्यों ना हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप का कॉन्सेप्ट पेश करें। जैसे अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बिल्कुल। तो इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप। जी तो उस पे इन्होंने जो 3 चीजें कल सामने रखी हैं कि फूड सिक्योरिटी और एनर्जी। जी और ये जो इस वक्त यूरोपियन कमीशन की सदर है उर्सुला साहिबा, जी ये बहुत ही एक किस्म की ना विजनरी लीडर है। इसका तजर्बा भी बहुत ज्यादा है। जी बेल्जियम में पैदा हुई थी, लेकिन तालीम इसकी सारी कुछ यूके की है और बाकी जर्मनी की है। और ये सियासतदान भी है, इसके अलावा फिजिशियन भी है, जी। तो बड़ी ही अपकमिंग है। और कल इनकी बातें सुन के अंदाजा हो गया है हम्म। कि इनको सबको बैठ के 27 मुल्कों को, गो कुछ में थोड़ी सी रिजर्वेशन थी, यूके तो वैसे ही बाहर है, लेकिन इनमें इस चीज का एहसास पैदा हो गया है कि हमें अब अपने पाँव पे खड़ा होना है। जी ना हमने अमेरिका की तरफ देखना है और ना रूस की तरफ। और ये जो 3 फील्ड्स हैं, एनर्जी पे ये डिपेंड कर रहे थे रशिया पे, और सिक्योरिटी पे अमेरिका पे, उन दोनों पॉइंट्स को भी उन्होंने शामिल किया। और फूड जाहिर है, वो तो ये खुद भी सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। जी। ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज सामने आई है। इसमें सिर्फ एक खतरा बाकी है, और वो ये है कि अमेरिका को ये चीज बहरहाल पसंद नहीं आएगी। हम्म। रूस का मैं नहीं कह रहा, अमेरिका को, जी। क्योंकि उसने इनकी जिम्मेदारी ली हुई थी सारी। और अगर वो इसको सबोताज नहीं करता हम्म। और इसको नाटो की जंग में नहीं बदलता, तो ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है। और अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका को कोई ऐसा प्लान है कि नहीं, मैंने इसको कामयाब नहीं होने देना, तो फिर जैसे सदर बाइडन ने कल ही कहा था कि अगर ये नाटो की जंग है तो फिर ये तीसरी आलमगीर जंग है। हम्म। फिर दुनिया का नक्शा जो है वो भारत बदल जाएगा। जी। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह आपने अभी फरमाया कि अमेरिका ये नहीं पसंद करेगा, मगर आप अगर देखें तो अब यूरोप अमेरिका के बगैर चल तो सकता है, इतना बड़ा काम तो नहीं है। अमेरिका पसंद करे या ना करे, अब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकता है कि जो इस वक्त हालात ख़राब है यूरोप तक ये जंग लेके आ सकता है, या कुछ और भी कर सकता है। नहीं, अगर आप हिस्ट्री देखें ना नाटो की, असल पावर तो नाटो के पास है ना जी इस वक्त। जो यूरोपियन ममालिक है, इनकी कैपेबिलिटी रूस के मुकाबले में 3 गुना है। बिल्कुल। लेकिन जब अमेरिका शामिल होता है तो ये पॉसिबिलिटी 5 गुना तक चली जाती है। बिल्कुल। और आप सारी जो जिस जगह पे नाटो इन्वॉल्व हुई है, मुझे ये बताएं लीडरशिप किसकी थी? हम्म। ये अभी तो लीडरशिप जर्मनी के पास है ना, अमेरिका का तो है ही है ना। नहीं नहीं नहीं, जब जंगें होती थी, ये अच्छा। सीरिया में हुई है या इराक में हुई है या अफगानिस्तान में है, तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की लीडरशिप किसने अपने पास रखी है? अमेरिका के पास थी ना। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन गोस के पास 3 गुना ताकत मौजूद है रूस के मुकाबले में, लेकिन अमेरिका ने लीडरशिप डेवलप ही नहीं होने दी। हम्म। इसलिए अगर आप समझते हैं कि सिर्फ अगर जंग छिड़ती है और यूरोप हैंडल कर लेगा, नामुमकिन है, अमेरिका को इसमें कूदना पड़ेगा। और वैसे भी जैसे भी बात की है,
मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इतनी आसानी से अपने 60-70 साल की जो मेहनत है। उसने एक अपने आप को बाला ताकत समझा वो इतनी आसानी से जाने देगा। चलें, देखते हैं आने चलो वाले दिनों दूसरा में। जी। चीज जो अभी ताजा ताजा मैं सारी ये मॉनिटर कर रहा था, जी। तो कीव पे हमला हो चुका है और उसमें जो रशियन पॉलिसी है मिलिट्री की उसके मुताबिक कल रात को उन्होंने अपने स्पेशल फोर्सेस एंटर किए थे सिविल कपड़ों में, जी। और आज किसी वक्त वो इन्फेंट्री और पैराट्रूपर्स जो पैदल फौज होती है हम्म। वो एंटर कर रहे हैं और कुछ एंटर होने शुरू हो गए हैं। इस शहर के ना कुछ गेट्स हैं, जी। लेकिन बहरहाल रशियंस जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, दूसरी जगहों से भी उनको जगहों का पता है क्रॉसिंग कहाँ से करनी है। और ये एक निशानी होती है कि अगर शहर पे तोपखाने और मोटर्स के बम आने शुरू हो जाए जी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये हमला इमिनेंट है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में ये जो है ये फाइनल हो जाएगा। और बहुत मुमकिन है कि फिर ये बड़ा जो तोपखाना होता है या टैंक वगैरह है वो भी साथ अंदर आ जाए। एक जो खतरा लग रहा है और जिसमें मैंने पहले पॉइंट में भी बताया था कि ये कोई दूसरा टर्न ना ले ले, आपको बताया पिछली बात में आपसे बात की थी कि रूस ने यूक्रेन पे इल्जाम लगाया है बायोलॉजिकल वेपन्स बिल्कुल। का जी। और कुछ एजेंट उन्होंने पकड़े हैं। जी। उसकी आड़ में अब ये ना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है अमेरिका और नाटो ने भी कि कहीं इस आड़ में, क्योंकि रूसी मशहूर है केमिकल वेपन इस्तेमाल करने में, जी। और इस वक्त कीव की जो हमलावर फौज कह लें या जो सिविलियन मदद कर रहे हैं या जो किराए के फौजी हैं, उन्होंने अपने आप को महफूज किया हुआ है बंकर्स में और निचले तहखानों में। तो ये खतरा लग रहा है कि अगर अगले 24 से 48 घंटों में जो रशियन की पैदल फौज है उसको कोई ऐसी रेजिस्टेंस मिलती है स्नाइपर्स राइफल के थ्रू या छुपे हुए बिल्डिंगों में, या उनको समझ नहीं आती फायरिंग कहाँ से आ रही, तो खुदा न खास्ता अगर उन्होंने ये केमिकल वेपन शुरू कर दिया तो फिर ये मसला जो है ये काफी खराब हो सकता है। जी। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने अभी फरमाया केमिकल, तो उससे रूसी फौजी नहीं मुतासर होंगे जो वहां पे होंगे, जितनी भी फौज आई हुई है यूक्रेन में? नहीं, ये तो कीव शहर की बात कर रहा हूँ ना कि ये फिर रिस्ट्रिक्टेड होता है जब वो एक बंकर में या एक तह खाने में मारते हैं ना, तो वो गैस ज्यादा और इसका मतलब इतना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इफेक्ट नहीं होता, ये चोकिंग इफेक्ट होता है। उसी वक्त वो सांस जो तह खाने में होते हैं ना लोग या बंकर में, जी। उनका सांस बंद हो जाता है और वो खांसना शुरू हो जाएंगे, तो वो फिर तड़फते हुए बाहर निकलते हैं ताजी हवा के लिए। तो जो मारने वाले होते हैं यार इन्होंने तो अपनी प्रिकॉशंस ली होंगी, मास्क भी पहने होंगे, और दूसरा ये ओपन एयर में होता है। ये आप कह लें कि आधे घंटे घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे ज्यादा से ज्यादा इतना इफेक्ट होता है जो सीरियस। अच्छा। उसके बाद तो इसलिए इन पे मेरा नहीं ख्याल इतना फर्क होगा, मारने वाला अपना बाहर प्रिकॉशंस लेता है। जी। चलें आगे चलते हैं। तो एक और बात मैंने नहीं सुनी अभी तक किसी जगह से भी, लेकिन जब मैं स्टडी कर रहा था तो जो रूस को गुस्सा चढ़ा हुआ इस वक्त यूक्रेन के बारे में, वो एक और भी चीज थी कि इन्होंने अपना जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है ना उसको अलग कर लिया हुआ है। और जो रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च का रहनुमा है उसके पुतिन साहब के साथ बड़े जाती तल्लुकात हैं और ये आपस में ना तकरीबन बहुत फ्रीक्वेंसी से मिलते भी रहते हैं। और ये बात सामने आई है कि सदर रूस को ये भी बहुत बड़ा एक गुस्सा है कि हम एक ही मजहब के थे और इकट्ठे चल रहे थे, तो इन्होंने अपने आप को अलग किया है। और इसके अलावा फिर यह है कि एक और जो अच्छी डेवलपमेंट आप समझें कि नहीं हो रही, वो ये है कि कुछ शर्पसंद अनासर जो है ना वो मीडिया पे पब्लिक या जो आम मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया उसमें ना इस तरह की शर्पसंदी कर रहे हैं, और बजाय इसके कि ये कहें कि किराए के फौजी रूसी सदर जो मंगवा रहा है वो नाम ले रहे हैं
कि इस्लामिक शिद्दत पसंद जो है हाँ जी, सीरिया से बिल्कुल, उनको बुलाया जा रहा है। ये ना एक साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है और इसका यूरोप पे भी बड़ा असर होगा कि देखो जी ये क्या हो रहा है आके जी, और यूक्रेनियन पे हमला करेंगे, तो ये एक बहुत ही खतरनाक चाल है, हमको इस पे बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इसके अलावा एक जो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अफवाह, मैं अपने नुक्ते नजर से अभी तक इसको अफवाह कहता हूँ, लेकिन इसको सपोर्ट मिल रही है सैटेलाइट इमेजेस से ना। जी, और कल जो रूस ने हमला किया है एक एयरपोर्ट पे बिल्कुल, जो कि पोलिश के बॉर्डर से सिर्फ 70 किलोमीटर जी, दूर है, लुट्स्क की एयरपोर्ट है। बिल्कुल, एयरपोर्ट तो नहीं कह सकते, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में इसको एयरफील्ड कहते हैं, और एक इसी तरह इवानो फ्रांकी की एयरफील्ड है। दोनों से ये यूक्रेनियन बकायदा हवाई जहाज उड़ा के तो अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल कर रहे थे, उसको काफी डैमेज किया है। बिल्कुल, और कुछ जो इंडिकेशन सैटेलाइट ने इमेजेस दिए हैं ना, वो थोड़े डेंजरस से लग रहे हैं कि बेलारूस की फौज जो है नॉर्थ से, उसको गालबन ये टास्क दिया जा रहा है कि तुम भी एडवांस शुरू कर दो, और ये इसी जो मोमेंटम कहते हैं ना अटैक का, इस जी, मोमेंटम को बरकरार रखते हुए अब रूस की प्लानिंग इस तरह सामने आ रही है कि गालबन ये उसको भी वेस्ट को भी कट करना चाह रहे हैं और उधर भी हमला करना चाह रहे हैं। एक और चीज जो थोड़ा खतरे का बायस बन रही है वो ये है कि आपको पहले किसी प्रोग्राम में बताया था कि इस वक्त 13 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं बिल्कुल, जो यूक्रेन में है, और उस यूक्रेन में, और उसमें 2 तो रशियंस के पास है, जी, और उन्होंने हम इसकी हिफाजत की जिम्मेदार हिफाजत के, लेकिन वो किसी को उधर जाने नहीं देते। और इन 2 में से इस वक्त जो है वो 4 के करीब जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन बाकी जो 9 है वो अलहदा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और अब यूक्रेन वालों ने नाटो को और अमेरिका को ये कहा है कि जो सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है, हम इनकी हिफाजत नहीं कर सकते, और इसी तरह जो इस पे अफराद मुकर्रर किए गए थे उसमें लोगों को जो है ना वो थक गए हैं, या कि कोई लॉजिस्टिक प्रॉब्लम इस किस्म की आ रही है, मोराल भी उनका डाउन हो रहा है, तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम इनको संभाल सकेंगे या नहीं। तो ये एक ये एस्पेक्ट भी वो नाटो को और अमेरिका को यूक्रेन की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई रिएक्टर लीक हो जाता है तो फिर ये एक बहुत बड़ी एटॉमिक कैटास्ट्रॉफी होगी इस मुल्क में भी, और ये यूरोप तक भी फैल सकती है। मतलब ये एक बात सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस एंगल से भी अब जो यूक्रेन के सदर साहब हैं वो इस कोशिश में है कि किसी तरीके से यूरोपियन यूनियन या नाटो या अमेरिका इस मामले में सामने आए और अपनी कोई जिम्मेदारियां अदा करे। लेकिन कल की जो यूरोपियन यूनियन की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें क्लियर कट फ्रांस के सदर ने कहा है कि ये हमारी जंग नहीं है, ये रूस और यूक्रेन की जंग है। और इसी तरह सदर बाइडेन ये कह रहे हैं कि अगर नाटो इन्वॉल्व होता है फिर ये हमारी जंग है, और ये फिर तीसरी आलमगीर जंग है। अच्छा, इसके अलावा जी, एक और एस्पेक्ट में भी आपके नाजरीन की दिलचस्पी का बायस बने, ये सारे इस तरीके से नहीं देखते, लेकिन अमेरिका जी, नाटो नहीं देख रहा, अमेरिका और इंडिया ये बड़ी दिलचस्पी से इस वक्त रूसी जो तकनीक है हमले की और रूसी वेपन्स की जो इफेक्टिवनेस के कितने ये मौसर हैं और इसके जहाजों की क्या कैपेबिलिटी है, ये सारा बड़े गौर से देख रहे हैं कि अगर कल को ये मैच पड़ ही जाता है नाटो का और अमेरिकन का और रशियंस का, तो वो ये देख रहे हैं कि कितनी काबिल है ये रूसी फौजी अपनी प्लानिंग में, लॉजिस्टिक्स में, और इसी तरह इनके जो टैंक हैं, वेपन्स है, आर्टिलरी है,
ये कितने इफेक्टिव हैं, और इस वक्त जो ये अपने गनशिप हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं या जो जहाज के जरिए बमबारी कर रहे हैं, ये कितने इफेक्टिव हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो अब मैं भी आपके नाजरीन पसंद करें जी और ये भी गौर करें कि नाटो इस पे भी और अमेरिका इस पे भी स्टडी कर रहा है, और इंडिया बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट इसलिए ले रहा है कि इस वक्त इंडिया का जो जितनी वेपनरी है या जो एयरफोर्स है या ग्राउंड फोर्सेस है, आपको याद होगा उनका पैक्ट था रशिया के साथ, बिल्कुल और बाज तो कहते हैं कि तकरीबन 90% उनका वेपन वही हैं जो इस वक्त या यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो बड़े गौर से ये सारी चीजें देख रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। और आखिरी पॉइंट जो मेरे पास है वो पाकिस्तान से मुतल्लिक है, लेकिन मिलिट्री के बारे में ही है जी कि आपको इल्म है कि वहाँ पे कल परसों एक मिसाइल बिल्कुल डिटेक्ट हुआ और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। जी वो तो एक स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से भी, पालो जी की, और पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट वजारत खारजा का भी है और DGISPR साहब ने भी दिया है। लेकिन एक चीज जो गौर करने वाली है और कोई खुल के इस पे बात नहीं कर रहा, ये ब्राह्मोस मिसाइल था जो कि कैपेबिलिटी रखता है न्यूक्लियर वॉरहेड की भी, जी और जमीन से ये फायर होता है और इसकी जो रेंज है वो 300 से 500 किलोमीटर की है। अच्छा इतनी दूर ये जा सकता है। अब ये ज़हन में रखते हुए आप देखें कि इस मिसाइल ने 134 या 124 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था। जी उसके बाद इस वक्त जो शुमाली इंडिया है, अगर वहां से आप इस्लामाबाद का डिस्टेंस देखते हैं तो वो इसकी रेंज में है, अगर ये 300 से 500 तक जाता है। गो इस थ्योरी को लोग मानते नहीं है, लेकिन एक ऐसा मिसाइल जो कि इंडिया और रशिया की टेक्नोलॉजी से इजाद हुआ है, और ये कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, 10 साल उन्होंने इसको तैयार करने में वक्त लगाया था जी कि ये कह देना कि जी हम मेंटेनेंस कर रहे थे और गलती से फायर हो गया है। फिर ये सुपरसोनिक मिसाइल है, 7 मिनट बहुत ज्यादा वक्त होता है, इसको एयर में रखा गया है, फिर इसकी ट्रेजेक्ट्री बनाई गई है, इसको मोड़ा गया है और इसको फिर पाकिस्तान की तरफ लाया गया, और फिर पाकिस्तान की टेरिटरी में 3 मिनट और कुछ सेकंड ये उड़ता रहा है। यहाँ पे ना 2-3 चीजें, जी मैं कोई खुदा ना खास्ता सरासंगी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन हर कोई ये हक तो रखता है ना अपनी राय देने का। जी तो मेरी राय में ये एक गलती नहीं है, वो डिप्लोमेटिकली उसको कवर कर रहा है। ये एक टेस्ट किया गया है कि पाकिस्तान क्या रिएक्ट करता है, उसके डिफेंसेस कितने मजबूत है, नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे शक पड़ता है वो ये है कि अगर ये बकौल DGISPR के उन्होंने इसकी फायरिंग पे ही इसको ट्रैक कर लिया था और वो एक्सपेक्ट शायद ना कर रहे हो कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी में आएगा, लेकिन जब पाकिस्तान की टेरिटरी में आके 3 मिनट से ज्यादा ये मिसाइल उड़ता रहा है, तो लगता ये है, इसमें मुझे नहीं पता ये बात नाजरीन को आपको समझ आएगी कि हमारा ना एक रिएक्शन टाइम होता है जी कि जब एक टारगेट या दुश्मन का कोई हमला डिटेक्ट हो जाए मिसाइल से या जहाज से, तो हमें कितना वक्त दरकार होता है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। तो मुझे जो शक पड़ता है कि गालिबन पाकिस्तान का जो रिएक्शन टाइम है, अगर कोई ग्राउंड से इन्होंने रिएक्शन करना था या एयर टू एयर जाके कोई जहाज उड़ा के गिराना था, वो गालिबन 3 मिनट से ज्यादा है। अल्लाह ही जाने क्या हकीकत है, लेकिन ये इस तरफ भी एक नुक्ता जाता है। इंडिया ने इसको टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है और उसने ये भी देखा है कि इनका रिएक्शन टाइम कितना है, क्योंकि क्लेम तो लोग करते रहते हैं बिल्कुल कि जी हम फौरी रिएक्ट कर देंगे, लेकिन इस सूरत हाल से ऐसे लग रहा है कि हमारा रिएक्शन टाइम पाकिस्तान में जो डिफेंसेस का है वो बहरहाल 3 मिनट से ज्यादा लग रहा है, क्योंकि किसी ने भी इस तरफ हिंट नहीं दिया कि कोई फायरिंग की गई या कोई जहाज उड़ाया गया। आप देख रहे हैं इस वक्त 9 ब्रदर्स टीवी।
नाइन ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। वो भी गिर गया। बहरहाल ये एक फिक्र की बात है जी। उम्मीद है कि जो हमारे जिम्मेदार हैं इन चीजों के वो इस पे भी गौर करेंगे। जी मेरी तरफ से अच्छा, ये सवाल दो तीन है। पहला तो इंडिया पाकिस्तान का है कि कोई ये भी इतला थी कि इंडिया मशकें भी कर रहा है और बड़ी कोई इस तरह की मेरे सामने भी न्यूज आई थी। ये बताइए कि इससे पाकिस्तान की अब महतात हो जाएगा जो ये मसाइल आया है, कि या फिर वही हालात होंगे कि दोबारा इंडिया कोई इस तरह का काम करे, या ये भी हो सकता है कि इस इंडिया ये सोच रहा हो कि इसके बदले में पाकिस्तान भी मिसाइल फेंकेगा और कोई जंग के हालात बन जाएंगे। या जो दुनिया में सूरत हाल चल रही है ना, आप हर एक चीज को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जो एटॉमिक पावर है ना इस वक्त वो गिनी चुनी है। और इधर यूरोप में जैसे मैंने बताया था फ्रांस और यूके है, उधर अमेरिका बैठा हुआ है, बाकी चीन है, रशिया है, पाकिस्तान है, इसराइल है और इंडिया, वो सारे ईस्ट एशिया में बैठे हुए हैं। जी। इसको अगर आप आइसोलेशन में देखते हैं कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मसला है, मैं तो इसको ऐसे नहीं देखता। ये ना हमें इस पूरे पस मंजर में देखना चाहिए कि इंडिया की बहरहाल इस वक्त मोहब्बत की पीनी अमेरिका के साथ भी बढ़ी है। बिल्कुल, इससे तो आप एग्री करते हैं ना। जी। तो एक तो होता है अटेंशन ड्रा कराने के लिए कि एक नया, वो कहते हैं पंजाबी में कि कटा खोल दो कि लोग इधर भी तवज्जो देनी शुरू कर दें। बिल्कुल, बहुत मुमकिन है कि ये अटेंशन भी ड्रा कराने की एक वजह हो, और जो पाकिस्तान ने एब्सटेन किया हुआ है और अपने आप को कहता है कि मैं गैर जानिबदार हूँ, उसको भी इसमें एक मैसेज दिया गया है कि गैर जानिबदारी भी तुमको पे नहीं कर सकती, ये भी हो सकता है। जी। उस लिहाज से आप भी इसको देखें। बाकी जिस पे मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ ना, वो मेरा नुक्ता नजर सिर्फ ये है कि एक ऐसा मिसाइल जो एटॉमिक वॉरहेड उठा सकता है, बिल्कुल, उसको 7 मिनट तक फजा में रखना और फिर उसको मोड़ना, उसकी 2 दफा डायरेक्शन चेंज की गई है। जी। एक दफा फायरिंग की जो सीधी लाइन में आ रहा था उसको 90 डिग्री मोड़ा गया है, फिर उसको 90 डिग्री मोड़ के पाकिस्तान की बिल्कुल स्पेस में डाला गया है। ये आप मेंटेनेंस की गलती नहीं कह सकते। या तो जर्की उसका ट्रैकिंग होती ना कि जी वो किसी से गलती से फायर हो गया, जो भी ऑपरेटर है वो जॉयस्टिक लेके उसको, या जो भी कंट्रोल पैनल है उससे कंट्रोल करके कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, फिर तो आप कह रहे हैं ना कि कोई कंफ्यूजन हो गई है। लेकिन एग्जैक्ट वो एक फासले तक सीधा जाता है, फिर 90 डिग्री मोड़ता है, फिर एग्जैक्ट फासले तक सीधा जाता है, फिर 90 डिग्री मोड़ के पाकिस्तान की स्पेस में, और 3 मिनट से ज्यादा वहां पे वो आ रहा है। तो इसको आप उस लिहाज से जरूर देखें कि ये जानबूझ के किया गया है, टेस्टिंग के लिए किया गया है, चाहे टेंशन ड्रा करवानी थी या पाकिस्तान को एक मैसेज दे रहा था कि भाई साहब गैर जानिबदारी भी दुनियावी मामला से मत रखो, या अगर तुम उधर झुकना चाह रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो झुकना तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, तुम्हारे लिए भी खतरा पैदा किया जा सकता है। मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ। अच्छा, एक बात आपने बड़ी जबरदस्त की, मैंने खुद इंडियन मीडिया, क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ, उन्होंने कहा कि हम इस जंग से बहुत कुछ सीख रहे हैं ना, कहाँ पे रूस से गलती हुई और क्या हुआ, क्योंकि कल को ये हमारे लिए सबक होगा एक ना। तो उन्होंने पूरी नजर रखी हुई इस जंग के ऊपर। अच्छा सर, ये बताइए जो एटमी प्लांट है यूक्रेन में, अगर एटमी जंग नहीं भी कोई मुल्क शुरू करता, अगर उन्हीं में कोई प्रॉब्लम आ जाती, जिस तरह बता रहे कि डीजल की कमी की वजह से उसको जो ठंडा करने का सिस्टम है वो खराब हो सकता है, तो आप क्या देखते हैं कि फिर वहां पे तो रूस के फौजी भी हैं, यूक्रेन के भी हैं, सारे ही हैं, तो ये भी बताया जा रहा है कि यूरोप के कुछ ममालिक तक भी वो नुकसान देगा।
तो इस पे अब क्या इनके पास कोई यूएनओ के पास नहीं कोई तरीका कि उस पर कंट्रोल करे? अव्वल तो इनको हम एटमी प्लांट नहीं कहते, हम इनको कहते हैं न्यूक्लियर पावर हाँ जी, प्लांट, न्यूक्लियर जो कि पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी पैदा जी करने के हैं। और इसमें रिएक्टर्स लगे होते हैं, उसमें खतरा होता है, जो चेरनोबिल में हुआ था या जापान में। जी तो वो रिएक्टर जो है ना, वो ब्लास्ट कर जाए या फट जाए ना, तो वहां से फिर रेडिएशन निकलती है। जी, उसी की बात आपका हो रही ये है। सवाल कि क्या रूसी फौजियों को खतरा नहीं होगा, अगर तो रूसी फौजी इसको खुद प्लान करते हैं। हम्म। ये बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए, तमाम के लिए, कि अगर कोई इरादी तौर पे रिएक्टर को ब्लास्ट करना चाहता है, रेडिएशन फैलाना चाहता है, वो लाजमी प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके करेगा। प्रोटेक्टिव मेजर्स में मास्क होते हैं हैवी ड्यूटी के, जी और सूट होते हैं बकायदा जो इंसान अपनी बॉडी पे पहनता है, उनसे फिर रेडिएशन का असर नहीं होता। तो अगर तो कोई इस तरह का प्लान अल्लाह ना करे, कोई रशियंस बना रहे हैं या यूक्रेनियन बना रहे हैं, तो फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे वो तो बचेंगे, वो तो निकल जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है लेवल ऑफ रेडिएशन का। जैसे बात की थी कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, चेरनोबिल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट कहा जाता है, लेकिन उसकी जो हदूद थी वो 40 किलोमीटर तक सीवियरली इफेक्टेड थी। उसके बाद रेडिएशन लेवल जो है वो 10 से 17% रह जाता है। तो अगर आप कहते हैं कि ये रशियंस ने करना है, तो इतने तो बेवकूफ नहीं होंगे कि वो अपनी फौज को मरवाएंगे। और अगर कोई इस रेडियस में उनकी फौज है भी है, तो ये आप देख लेंगे, सैटेलाइट से न्यूज आ जाती है, क्योंकि जब यूनिफॉर्म चेंज हो रहे होते हैं और ये प्रोटेक्टिव गियर्स कहते हैं इन्हें, हिफाजत के लिए जो सूट पहने जाते हैं या मास्क चढ़ाए जाते हैं, उनकी फोटोज भी नशर हो जाएंगी, और वो एक बहुत बड़ा अलार्म होगा कि ये कोई रिएक्टर लीक हो गया है। और उसके बाद बहरहाल असल तो होता है खौफ, सरासरी फैलाना, वो फैल जाएगी। लेकिन जो करने वाले हैं उन पे इसका इतना असर नहीं होगा। मुझे नहीं पता कौन करता है, रूसी करेंगे या यूक्रेनियन, जो भी करते हैं वो अपने आप को बहरहाल बचा के रखेंगे, बाकी दुनिया पे इफेक्ट होगा, लाजमी होगा। अच्छा, अभी वैसे खौफ लोगों में है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जिस तरह शुरू में आपने फरमाया कि यूक्रेन भी इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले रहा और परेशानी लोगों में ये बनी हुई है। अच्छा, ये बताइए कि अब रूस अगला कदम क्या उठाएगा आपके ख्याल में, कि यूक्रेन पे आप समझ रहे हैं कि कब्जा कोई नजदीक आ रहा है? हाँ, मेरा तो अपना ख्याल है कि उसने यूक्रेन पूरे पे कब्जा कर लेना है। अब वेस्ट में मे भी इसलिए अब उसको ये ख्याल आ गया कि वेस्ट को काटना पड़ेगा, क्योंकि वो इस वक्त कॉरिडोर बन गया हर किस्म की। जो नाटो से चोरी छुपे पैसे आ रहे हैं, किराए के फौजी आ रहे हैं, वेपन जितना है ना, उस बॉर्डर से उधर से अंदर को भेजा जा रहा है। तो वो उस रूट को इस वक्त काटना चाहता है। उसके बाद उसके क्या अज़ाइम हैं मैं तो बारह नहीं कह सकता। जो रूसी सदर ने अभी तक बयान दिए हैं, और उसकी मैं सुन रहा था इवन 4-5 साल पहले की भी जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, ये सारा प्लान उसके ज़हन में उस वक्त से है। वो ये कहता है कि मैंने बहरहाल अपना ये जो हमसाया मुल्क है, अपनी मर्जी से इस पे गवर्नमेंट लगवानी है, इसकी डीमिलिटराइजेशन करनी है। 15-16 हजार कहता है या 60 हजार फौज काफी है इनके लिए। वेपन भी मैं ही इनको दूंगा जो इन्होंने इस्तेमाल करने हैं। इसका यूरोपियन यूनियन या नाटो से किसी किस्म का तल्लुक नहीं होगा, ये मेरा एक बफर जोन है। ये है जो आज तक हर किस्म की गुफ्तगू से बात सामने आई है। और अगर वो अपना ये हदफ हासिल कर लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको फिर जरूरत पड़ेगी बाकी नाटो मुल्कों या दूसरे हमसायों से छेड़छाड़ करने के लिए। तो आपके ख्याल में ये एक चीज आप ज़हन में रख लें कि उसका हदफ जरूर है, और अगर वो इसको हासिल कर लेता है तो ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ होगा अमेरिका को, बहुत बड़ा थप्पड़ होगा नाटो को। इसलिए खतरा ये मौजूद है कि आप अभी 24 से 48 घंटों में की फॉल होता है या वहां घुसते हैं, उसके बाद जैसे ऊपर से कह रहे हैं कि सैटेलाइट इमेजेस बता रहे हैं कि बेलारूस वाले भी मूव कर रहे हैं, तो इससे भारत हिलजुल तो पैदा होनी है। रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि नाटो इन्वॉल्व होता है या नहीं होता।
फिर देखेंगे कि मजीद आगे कैसे चलती है। और अगर नहीं इन्वॉल्व होता, वो अपना हदफ हासिल कर लेता है, गुड इनफ, उसके बाद के हालात बहरहाल अभी तो नहीं किसी तरह कोई इंडिकेशन मिल रही। अच्छा, बेलारूस की बात करें तो रूस भी तो अपने साथ दूसरे मुल्क को मिला के चल रहा है, तो एक तरफ वो धमकी दे रहा है कि यूक्रेन के कोई मदद ना करे। मदद तो सारे ही कर रहे हैं ना, लेकिन आप इस चीज को समझें कि बेलारूस के सदर ने और रूस के सदर, इनमें बकायदा एग्रीमेंट हुआ हुआ है। और ये जो इस अच्छा। वक्त दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ था, और बेलारूस के सदर का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है जंग शुरू होने से पहले कि मैं रूस के साथ खड़ा हूं और मैं इसकी पूरी मदद करूंगा। और रूस ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है कि अगर बेलारूस पर कोई हमला होता है तो वो रूस पे हमला समझा जाएगा। इस तरह का दोनों ने एग्रीमेंट किया, इसलिए वो तैयार है। अच्छा। नाटो की अपनी एग्रीमेंट है, लेकिन नाटो के आपस में एग्रीमेंट है ना। यूक्रेन से तो किसी का एग्रीमेंट कि बताए किसी मुल्क ने किया हुआ एग्रीमेंट? नहीं, एग्रीमेंट तो नहीं किया, बस यही कहा था कि आप मदद हम आपकी मदद करेंगे ना, जो कि वो कर रहे हैं, आपको वेपन्स भी मुहैया कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और जो फूड है, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है जितनी मुमकिन है वो सारी जिस तरीके से भी और उस पे कोई एतराज कर नहीं सकता ना, क्योंकि यूक्रेन की इस वक्त एंटिटी हैसियत एक आजाद मुल्क की है। कोई भी मुल्क उसको जाके दे देता है बॉर्डर पे कि ये लो, या पहुंचा देता है कि हमारी तरफ से तुम्हें तोहफा है, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खुराक हो, चाहे वो गैसोलीन हो। हाँ, ये क्लियर है कि इस वक्त ओपनली नेटो की कोई फौज या नेटो मुल्क का कोई जहाज अपने लोगों के साथ कि मैं बिलोंग करता हूं पोलैंड को, या मैं बिलोंग करता हूं यूके को, या मैं बिलोंग करता हूं टर्की को, या मैं बिलोंग करता हूं किसी और मुल्क जर्मनी वगैरह को, वो एक्टिवली इस वक्त यूक्रेन में अपनी इस हैसियत में बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नाटो के नुमाइंदगी में जी। ना वो लड़ाई कर सकते हैं, ना वो जहाज लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, नॉर्वे में भी 30,000 के करीब फौज है, जिस तरह पूरे यूरोप में इस वक्त अमेरिका फौज इकट्ठा कर रहा है, तो ये इसलिए की जा रही है कि रूस कहीं अगला कोई कदम ना उठाए ताकि अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। एक्सपेक्टेशंस तो होती है ना कि ये सदर पुतिन साहब के मतलब आइंदा माइंड में क्या है या दिमाग में क्या है। यूक्रेन का तो कई सालों से कह रहे थे कि बाज आ जाओ, मेरे सरहदों पे मत आओ। हासिल कर लेता है और अपनी मर्जी के मुताबिक यूक्रेन को ट्रीट करता है। उसके बाद उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, किसी जगह पर अगर उसने कोई बात की है, अभी तक तो उसने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि यूक्रेन के बाद मेरा अगला निशाना क्या होगा। लेकिन अक्लमंद तो कहते हैं ना, वो सबक हासिल कर ही लेते हैं कि क्या पता है कि उनका कोई मूड बन जाए कि चले अब मोल्दोवा छोटा सा मुल्क है या बाल्टिक स्टेट्स हैं, उधर में थोड़ी सी कोशिश कर लो। तो वो एहतियाती तदाबीर के तौर पे अपने आप को बहरहाल उन्होंने तैयार तो रखना है। और एक वार्निंग दे दी है कि किसी एक नाटो मेंबर मुल्क पे हमला पूरे नाटो पे हमला समझा जाएगा। बहरहाल रूसियों की तरफ से अभी तक कोई ऐसा इशारा नहीं है। अच्छा, ये बताया जा रहा है मीडिया पे, इस तरह की भी खबरें आ रही कि रूस ने ऐसे मिसाइल फिट किए हैं जो पूरे यूरोप को किसी वक्त भी अगर जरूरत पड़ी तो उड़ा सकते हैं। इस तरह की न्यूज़ भी आपने सुनी कुछ? तो वो तो आपको बताया कि एटमी ऑप्शंस जब वो नस्ब किए जाते हैं ना, जैसे इनकी मतलब आबदोजें चल रही हैं या सी है, वहां पे शिप्स हैं, वॉरशिप्स जिन पे ये वॉरहेड्स मिसाइलों पे लगे हुए हैं, और इसी तरह जमीन में जो फिक्स होते हैं लॉन्चर्स कहते हैं उनको, जिस जगह से ये फायर किया जाता है मिसाइल वगैरह, तो उन सारों का जो एटमी ऑप्शंस में या एटॉमिक वॉरफेयर में ना प्री डेजिग्नेटेड टारगेट्स उनको कहते हैं, वो फीड हुए होते हैं। मसलन अगर रूस फैसला करता है कि मैंने अब एटमी ऑप्शन इस्तेमाल करनी है, तो जैसे पहले बात हुई थी, वो 3 अफराद हैं, उनके पिन कोड मिल जाते हैं, ऑर्डर चला जाता है। तो जो फायरिंग यूनिट्स होती हैं, चाहे वो आबदोजों पे हैं, चाहे वो समुद्री जहाज पे हैं, चाहे वो जमीन पे हैं, उनको उस वक्त वो ऑर्डर मिल जाता है कि फायर।
और उनको ये नहीं पूछना होता कि हमने फायर किधर, उन्होंने सिर्फ फायर करना होता है। और ये ऑलरेडी कंप्यूटराइज सारा सिस्टम होता है कि उसको पता है कि मेरा जब मिसाइल चलना है 21 हदफ पे जाना है और उसने चलना है और उसने अपने हदफ पे पहुंच जाना है। ये प्री डिजिग्नेटेड है और ये अगर किसी ने खबर दी है तो ये कोई नई नहीं, ये तो ऑलरेडी नाटो ने भी अगर या अमेरिका ने भी अगर रखे हुए हैं, इवन पाकिस्तान और इंडिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी, चाइना, ये सारों ने जो अपने डिप्लॉय किए होते हैं इनमें प्री डेजिग्नेटेड अहदाफ होते हैं और ऑर्डर मिलने पे उन्होंने सिर्फ ओके करना होता है, मिसाइल चला जाता है और जो जो उसका हदफ होता है उस पर हिट कर देता है। अच्छा, ये हम देखें जिस तरह अभी आपने बताया कि यूरोप भी इस वक्त खतरे में है, तो यूरोप के लोग अमेरिका के बगैर भी बात कर सकते हैं आपके ख्याल में रूस के साथ बैठकर? मुझे कह रहे भी तो नहीं कर सकते, हाँ उसको ये समझा सकते हैं, लेकिन कोई इनिशिएटिव है। फ्रांस के सदर ने रात को कहा तो है कि वो और शोल्ज साहब जो जर्मनी के चांसलर हैं आज गालबन किसी वक्त फिर सदर पुतिन से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक, और ये दो बहुत इफेक्टिव मुल्क है ना, बोरिस जॉनसन साहब तो वो तो बातें ही अजीबो गरीब करते हैं और जो बाइडेन के साथ तो जाहिर है रूसी सदर बात नहीं करेगा। इन दोनों का फोन वो सुन लेते हैं और बात होती तो है, लेकिन रूसी सदर ने अपने इस हदफ में कोई लचक नहीं दिखा रहा ना, ये मसला बना हुआ है। अच्छा, ये मैंने यूक्रेन को अपनी मर्जी के मुताबिक डील करना है, तो जब वो कहता है लचक है नहीं तो बात वहां खत्म हो जाती है, ये मसला है। अच्छा, आपके इल्म में भी होगा कि जो जर्मनी के पहले थे वो श्रोडर, वो भी रूस की या कोई बातचीत अपने तौर पे ये, लेकिन इन्होंने नहीं कोई भेजा क्योंकि उनकी दोस्ती है, तो वो भी कोई चीज़ सामने लेके आ सकते हैं वैसे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उनके अपने कोई इंटरेस्ट होंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, या क्योंकि वो तो एक बड़ी वो जो फर्म है गैस की गालबन उनके तो शेफ है, और वैसे भी इन्होंने कोई इतना पसंद नहीं किया उनके रिएक्शन को कि सारी यूनियन इकट्ठी हुई हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई उस वक्त इंडिकेशन ही नहीं दी। तो अभी तक तो ऐसी कोई बातचीत नजर से नहीं गुजरी कि जी उनका कोई असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मुझे जाना है, चले ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये ताज़ा सूरत हाल आपको भी बताई है, हालात किस तरफ चल रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया कि ज़हनी तौर पे पूरा यूरोप इस वक्त परेशान है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी है या किसी भी मुल्क के लोग हैं जर्मनी में रह रहे हैं, उसके अलावा जर्मन खुद इस सोच में पड़े हुए हैं कि हालात जो है अभी तक कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे, इतने दिन गुजर गए हैं और अभी वहीं के वहीं खड़े हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर ये जंग लंबी होती है तो जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी, रूस का कब्ज़ा मेरा ख्याल जिस तरह मेजर साहब ने बताया कि नज़र आ रहा है, उस वक्त तक ये तलवार तो लटकी रहेगी सबके ऊपर कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, कब्ज़ा हो जाए, उसके बाद रूस ज़्यादा टाइम लगेगा उस मुल्क को ठीक करने में, जो भी होगा जितना उसका नुकसान हो चुका है, कुछ 10-15 साल या 5-4 साल और गुजर जाएंगे तो उस फिर क्या हालात होंगे, ये बात का मसला है। लेकिन इस वक्त बहरहाल हालात ठीक नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेट के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।